हमारे सोलर सिस्टम के पास 9 प्लेनेट है। नोवा प्लेनेट एक्स या ब्लैक होल है और इसका मास हमारी पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा हो सकता है। ये कहने वाले एक वैज्ञानिक थे सन 1990 के दशक में। वैज्ञानिक पॉसिबल लोवेल उसने कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि यूरेनस और नेपच्यून अपने ऑर्बिट पर सूर्य के चक्कर काट रहे थे। तभी इसी दौरान जब वह एक विशिष्ट पॉइंट पर आते हैं तो उस लोकेशन पर आते ही वह अपने रेगुलर ऑर्बिट की लाइन से थोड़ा सा भटक जाते हैं और थोड़े समय बाद वापस से अपनी लाइन पर आ जाते थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था और प्लेनेट 9 का क्या है रहस्य, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो के एकदम अंत तक बने रहे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से कई लोग ने पॉसिबल लोवेल का नाम नहीं सुना होगा, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में सबसे पहले मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात उन्होंने ही प्रूव की थी। अब वो कैसे किया मुझे नहीं पता। और लोवेल ने कुछ वक्त बाद एरिजोना के एक पर्वत पर ऑब्जर्वेटरी लोनियोस बनवा ली और अपनी उसी एक थ्योरी पर काम करने लगे। इसी बीच सन 1906 में उन्होंने फाइनली दुनिया के सामने रखी अपनी प्लेनेट एक्स की थ्योरी। उनके अनुसार सोलर सिस्टम के बहुत ही बाहरी हिस्से में एक ऐसा प्लेनेट मौजूद था जिसका मास हमारी पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा था और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी ज्यादा थी। लेकिन लगातार ऑब्जर्वेशन करने के बाद भी वो इस ग्रह को अपने पूरे जीवन काल में कभी खोज नहीं पाए। पर वेट, उसके बाद भी इस ग्रह की खोज बंद नहीं हुई और लगातार जारी रही। और इसी समय एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला सन 1930 में। उन्हीं की एक ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप से क्लाइड विलियम नाम के एक साइंटिस्ट ने नोवे प्लेनेट को खोज निकाला और उसका नाम रखा प्लूटो। जी हाँ, ये वही प्लूटो है जिसे आज ग्रह भी नहीं मानते। पर जब वैज्ञानिकों ने प्लूटो के बारे में ज्यादा खोज की तब उन्हें पता चला कि प्लूटो का मास तो पृथ्वी के मून का भी आधे से कम है। तो ऐसे में अगर हम उसकी तुलना किसी भी ग्रह से करें तो मानो प्लूटो का तो कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि ना तो प्लूटो के पास मास ज्यादा है, ना ही उसकी रेडियस और ना ही उसकी रिवॉल्विंग स्पीड। अब इन सभी की खोज के बाद ये तो समझ आ गया था कि प्लूटो वो प्लेनेट एक्स नहीं है जिसके बारे में लोवेल ने बात की थी। और उसके बाद सन 2006 में प्लूटो को कम्प्लीटली एक प्लेनेट की लिस्ट से भी हटा दिया गया। लेकिन यूरेनस और नेपच्यून ये दोनों ग्रह एक दूसरे की ऑर्बिट को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित करते हैं, लेकिन अब भी कोई और अपनी ग्रेविटी से इनको प्रभावित कर रहा है। पहले तो वैज्ञानिक इनकी ऑर्बिटल रेगुलेटिविटी के लिए प्लूटो को ही जिम्मेदार मानते थे, पर जब उनके असली मास के बारे में डेटा मिला तो पता चला कि प्लूटो के पास तो उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है कि वो सौरमंडल के इन विशालकाय ग्रह के ऑर्बिट को इस तरह से प्रभावित कर सके। तो फिर आखिर इन दोनों ग्रहों की इस अजीब ऑर्बिट का कारण क्या था? फिर यहाँ पर सवाल आता है कि क्या ये प्लेनेट एक्स तो नहीं जो सौरमंडल के बाहर से अपनी ताकत और ग्रेविटी से ये सब कर रहा हो? लोवेल ने जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं पर आ गए और मिला क्या प्लूटो, जो कि असली कारण है भी नहीं। अब साल 1990 में जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास पहुंचा तो वैज्ञानिकों को पता चला कि उन्होंने हमेशा से यूरेनस और नेपच्यून का मास ही गलत कैलकुलेट किया था। इसकी वजह से शायद इतनी सारी दिक्कतें इन ग्रहों को लेकर आ रही थी। इसके बाद जब मास की सही वैल्यू को मैथमेटिकल में रखा गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरेनस और नेपच्यून दोनों बिल्कुल सही ऑर्बिट में हैं और वो उसी तरह से चल रहे थे जैसा उन्हें चलना चाहिए। और इसी के साथ 83 साल के प्लेनेट एक्स वाली थ्योरी खत्म हुई और प्लेनेट एक्स को पूरी तरह से गलत थ्योरी करार दे दिया गया। पर यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है और पुरानी फिल्म के हीरो की तरह एंट्री मारी फिर से प्लेनेट 9 ने, क्योंकि सारी कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। सन 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स माइकल रॉबिन्सन और उनकी टीम ने काफी सारे डेटा को एनालाइज किया और जो रिजल्ट दुनिया के सामने रखा वो हिलाकर रख देने वाला था। तो उन्होंने 38 साल के पुराने डेटा के आधार पर सौरमंडल के 9वें ग्रह के बारे में फिर से दावा किया। ये डेटा 1983 में इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट रीड से लिया गया था। इस प्रोजेक्ट में रॉबिन्सन भी शामिल थे। उनके दावे का यह मतलब नहीं है कि उन्होंने ग्रह का पता लगा लिया है, लेकिन यह आकाश के उस क्षेत्र को बता सकता है जहाँ इसके पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। इनकी गणनाओं के अनुसार प्लेनेट 9 का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना होगा और यह नेपच्यून की तुलना में सूर्य से 20 गुना ज्यादा दूरी पर परिक्रमा कर रहा होगा। यह सूर्य की परिक्रमा को पूरा करने में 10,000 से 20,000 वर्षों का समय भी लगा रहा होगा। रॉबिन्सन को सैटेलाइट से मिले इंफ्रारेड डेटा पर भरोसा है, तो इसलिए बातें दोबारा शुरू हो गई है कि क्या प्लेनेट एक्स सच में एग्जिस्ट तो नहीं करता। यही नहीं, इन लोगों की माने तो ऐसे कई सारे प्लेनेट थे जिनके ऑर्बिट आपस में टकरा रहे थे। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा किसी आउटर फोर्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सवाल फिर से वहीं पर आ जाता है कि आखिर ऐसा क्या है जो काइपर बेल्ट में मौजूद सभी चीजों की ऑर्बिट को प्रभावित कर रहा है। पर अब सवाल ये भी आता है कि आखिर हम लोग इतने श्योर कैसे हैं कि ये सारी घटनाएं किसी प्लेनेट 9 की वजह से ही हो रही है। काफी ज्यादा संभावना है कि हो सकता है कि इस काइपर बेल्ट के पास एक बहुत ही छोटे साइज का पर ब्लैक होल हो, जिसका अगर हम कंपेरिजन पृथ्वी से करें तो वह 10 गुना ज्यादा हो सकता है। पर इतना सब ऑब्जर्व करने के बाद भी इस प्लेनेट 9 को एक हाइपोथेसिस ही माना जाता है, यानी कि अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं है। सौर मंडल में काइपर बेल्ट से बाहर किसी भी ग्रह को खोजना
काफी ज्यादा मुश्किल का काम होता है। सूर्य की लाइट यहाँ पर काफी कम पहुँचती है और यहाँ पर मौजूद ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा ठंडे होते हैं और ना के बराबर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे में इन्हें डायरेक्ट टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर पाना मुश्किल है, पर खोजकर्ताओं का मानना है कि अगर यह सच में एग्जिस्ट करता है तो इसे आने वाले 10 वर्षों में शायद पूरी तरह से खोज सकेंगे। और प्लेनेट 9 की अंदाजन दूरी सूर्य से लगभग 400 से 800 यूं आंकी जाती है और माना जाता है कि इसका रेडियस पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा होगा और इसका मास पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा होगा। लेकिन प्लेनेट एक्स शायद इतना ज्यादा डिम हो कि हमारे कैमरा अभी तक उसे कैप्चर ही ना कर पाते हो। और अभी तक प्लेनेट 9 को सिर्फ ग्रेविटी से जाना जाता है और यह ग्रेविटी ब्लैक होल की भी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि यह ब्लैक होल हो, तब तो इसे और भी ढूंढना कठिन हो जाएगा। अगर यह सच में ब्लैक होल है तो इसका साइज मात्र एक अंगूर जितना होगा और ऐसे में इतने कम आकार को खोजना और भी कठिन हो जाएगा। आप प्लेनेट 9 के अस्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सच में हमारे आउटर सोलर सिस्टम में मौजूद है या यह एक इमेजिन किया हुआ ख्याल? आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी वीडियो आने तक जय हिंद।